हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की शुरुआत हो चुका है। कल 4 फरवरी के तीसरे शिफ्ट से पेपर की शुरुआत हुआ है। तो जैसा कि कल 4 फरवरी को पेपर था, तो कल केवल तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था। कल पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर नहीं था। तो साथों, जिस तरह से कल के तीसरे शिफ्ट में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, तो उसी के आधारित पर आज की इस क्लास में हम लोग एक पूरे पेपर का हल करने वाले हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। तो साथों, इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड 70 क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चेक कीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे कल के शिफ्टों में। तो सभी शिफ्टों का एनालिसिस आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं। और ये भी आप चेक करिएगा किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको उन्हीं टॉपिक के प्रश्न आपके आने वाले शिफ्टों के हिसाब से तैयारी भी करनी है अच्छी तरीके से। ओके। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि कल तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था। क्योंकि कल तो भाई पहले दूसरे शिफ्ट में पेपर नहीं था, तब पर भी एनालिसिस चल रही थी। हमें भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन हमने बात कर लिया था, हमें मालूम हो चुका था कि कल पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर नहीं है, कल केवल तीसरे शिफ्ट में ही पेपर हुआ है। इसलिए भाई आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा कि किस डेट को है और किस शिफ्ट में है, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होती है। उसी तरह आपके लिए हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन हम करवाते चलेंगे और पूरे एग्जाम तक करवाएंगे। ओके। तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और किस शिफ्ट में है ये भी क्लियर करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा अपने अपने शिफ्ट के अच्छे स्कोर के लिए। ओके। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए थे। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो टोटल 6 पदक भारत ने जीते। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, जैसे बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चीन, यस का मतलब साउथ अफ्रीका। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एक आध दो सवाल इससे भी आ सकते हैं। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। घुरेही किस भारतीय राज्य का यह लोक नृत्य है। तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 73 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था। समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुगल राजकुमार दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, और साथियों आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्न एक बार जरूर पढ़ना है। भाई जिस तरह से कल के तीनों शिफ्टों में 90 क्वेश्चन आए थे पेपर में ना, सारे लगभग भाई 80 to 90% सवाल तो आपको यहीं से देखने को मिला था। जैसे जीके जैसे आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। स्टैटिक जीके की तो बात ही छोड़िए भाई, जो आपके पेपर में लगभग एक शिफ्ट में 10 से 12 सवाल का वेटेज आया था, पूरा सवाल इसी से मिला था। इंग्लिश का जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, भाई आप सभी को ये पूरा पढ़ना है। करंट अफेयर पूरे एक साल का आप सभी को पढ़ लेना है। रीजनिंग कंप्लीट कर लेना है, मैथ से पूरा कंप्लीट कर लेना है। और ये मिले कैसे, इस नंबर पे आप सभी को मैसेज कर देना, टीम आपसे बात करेगी। लेकिन ये स्पेशल ऑफर भाई आपके एग्जाम तक मात्र हमने 75 का कर दिया है, मात्र 75। वैसे तो हम इसे 100 रुपीज़ में दे रहे थे, लेकिन भाई आप सभी का डिमांड है कि सर कम कर दिए, तो भाई मात्र 75 रुपीज़ पे करके ये पूरा क्वेश्चन मंगा लीजिए। इसके अलावा हम आप सभी को भाई फ्री 40 टेस्ट भी दे रहे हैं, जिसमें से टोटल 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश का। इसके अलावा
सिलेक्शन वाले प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो भाई इस नंबर मैसेज करके ये 75 रुपीज़ पे करके आप अपने शिफ्ट से पहले इनका रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में चले जाइए, काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे। ओके, चलिए तो अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बना है? भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बना है? तो दक्कन का पठार है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सी ऐसी शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि केरल से संबंधित है? इनमें से कौन सी? कथक यूपी से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथकली है भाई सत्रिय असम से है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? जो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो किस देश में आयोजित किए गए थे? तो कनाडा देश में हुआ था, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश यूके कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। बताइए, नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश यूके कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान किस पर केंद्रित होगा? तो न्याय वितरण और नागरिक अधिकार पर केंद्रित होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींची जाती है, यानी कितनी मीटर की दूरी पर खींची जाती है? तो पूरे 6.75 मीटर की दूरी पर खींची जाती है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया था? वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण भी करवा दिया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम थे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय के नाम क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी के उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तीसरा उपग्रह विकसित कर रहा है? इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी के उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तीसरा उपग्रह विकसित कर रहा है? तो फ्रांस देश के सहयोग से, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितने मीटर की होती है? तो साथियों हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितने मीटर की होती है? तो 14.63 मीटर की होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त होती है? तो संसद के पास होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? तो संसद में राजकोषीय नीति वक्तव्य प्रस्तुत करना, ये इनकी भूमिका होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपना लिया था? तो उन्होंने भाई पेड़ों को गले लगा लिया था काटने से बचाने के लिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियों में दर्ज की जाती, ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियों में किया जाता है, होता है यानी, तो ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या है? आप सभी को बीएनएस 2023 का क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, भारतीय न्याय संहिता के बारे में आप सभी को पढ़ लेना है। तो भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या होती है? तो आजीवन कारावास या तो मृत्युदंड की आप सभी को सजा मिलेगी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? तो अकबर का किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है? कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है? तो भांगड़ा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को। किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था? तो शिवाजी ने किया था ऐसा काम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है? तो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप लोग एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। क्लास जैसे अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी असम में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया था? तो जो 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 के तहत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने किया था? तो शंकरदेव जी ने शुरुआत किया था, जो कि असम का है ये सत्रिया नृत्य। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप के ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहू आ गया यानी असम राज्य हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जन्म पर जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। असम में मनाया जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? देखिए, ये सवाल आप सभी से पूछ सकता है। असम में मनाया जाने वाला जो बिहू पर्व होता है वो किस अवसर पर किया जाता है? तो नई फसल के स्वागत में इस पर्व के आयोजित किया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। ओके। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित किया गई थी? राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? आकाश गंगाओं का लाल विस्थापन ये साक्ष्य करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को। भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। बुकर अवार्ड साहित्य 2024 में किसे दिया गया था? यानी बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में 2024 में किसे दिया गया था? सामंथा हारोग को दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को।
निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों किसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, पुथांडु को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 प्रदान किया गया था विनोद गलात्रा को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ यानी BAMCEF की स्थापना कब हुई थी? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? बताएंगे आप सभी। तो पुडुचेरी की है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से वात्सल योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों वात्सल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 18 सितंबर 2024 को हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। 1975 में किस तारीख की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी? बताइए, 1975 में किस तारीख की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी? याद रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। 1975 में 25 जून की रात को इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से किसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता है? किसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता कारण नहीं माना जाता है? तो अब सरकार बदलना, यह विफलता कारण नहीं माना गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। एक वस्तु को ₹125 में बेचकर यश को 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मैथ के भाई बहुत ही मतलब कि आप करने लायक सवाल पूछे जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो कि करने लायक ना हो। सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। यदि आप सभी का बेसिक क्लियर है तो आप अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। एक वस्तु को 125 रुपये में बेचकर यश को 12% का लाभ हो रहा है, तो उसका कास्ट प्राइस कितना होगा? यानी 125 को क्या करेंगे, 100/112 कर देंगे, 12% लाभ, यानी 100 से 12% का लाभ यानी 112 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 111.61 आपका कास्ट प्राइस है, यानी 111.61 आएगा इसका कास्ट प्राइस, उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। संख्याओं 1, -1, 0 और 2 का औसत ज्ञात करिए। औसत कैसे निकालते हैं? पहले सभी को जोड़ लेंगे भाई। ए बराबर यानी औसत एवरेज 1 + -1 + 0 + 2 बटे में टोटल संख्या 4 है तो 4 से भाग कर देंगे। देखिए 1 + -1 + 0 + 2, देखिए तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, तो 0 + 2 यानी कितना हो जाएगा 2, 2/4। अब 4 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आएगा इसका आंसर, यानी इसका औसत कितना आएगा भाई 0.5 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल 2000, रेट परसेंटेज में हमेशा होता है 9%, टाइम 3 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल, 20 23 60, 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 60, 60 9 9 6 54 यानी 540 आ जाएगा, 540 जो कि डी ऑप्शन। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथियों किसी भी प्रश्न पे आप सभी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में फायर को 9571 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और रोड को 4146 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा? हमने आपसे कहा था कि हर शिफ्ट में ये सवाल आ रहे हैं और आएंगे भी, तो आया भी भाई। अब देखिए आप सभी से सिंगल आर का कोड पूछा, तो हमने कई बार बताया कि जब सिंगल पूछा है तो कॉमन चेक करिए। फायर में देखिए आर है और रोड में भी आर है, इसका मतलब कि आर कॉमन है, तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा। देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो आर का कोड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? एक निश्चित कुट भाषा में दे मे गो टुमारो को DIHIBIFI लिखा जाता है, वी विल कम टुमारो को LIJIMIHI लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में टुमारो कैसे लिखा जाएगा? तो इस बार देखिए अक्षर यानी टुमारो का कोड पूछा है। जैसे देखिए दे मे गो टुमारो, इसमें भी टुमारो है और इसमें भी टुमारो है, इसका मतलब कि दोनों में टुमारो टुमारो कॉमन है, तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन हमें मिल जाएगा। जैसे देखिए HI दूसरे वाले कोड में भी है और पहले वाले में भी HI है, तो क्या हो जाएगा हमारा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और देखिए आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा भाई, सब अलग अलग मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमसे टुमारो का कोड पूछा था, टुमारो दोनों में कॉमन था, तो उसी प्रकार HI भी कॉमन मिला है। ठीक, अगला सॉल्व को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? सॉल्व करिए। एक कूट भाषा में कुल को EMQJ के रूप में लिखा जाता है, कार्ड को EYTB के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा? सॉल्व करेंगे आप सभी। देखिए जैसे COOL कूल है, इसका कोड EMQJ, C3 E5 +2 O15 M13 -2 हो गया, O15 Q17 +2 हो गया, L12 J10 -2 हो गया। तो इसमें लॉजिक +2 -2 +2 -2 का इस पे पैटर्न चला है, +2 -2 +2 -2 पे। तो पूछा किसका? स्टार का, STAR। तो पहले +2 -2 +2 -2, इसमें यही पैटर्न था। यस कितना होता? 19, T होता 20, A होता 1, R होता 18। देखिए 19 2 21, 21 पे U आता है, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 पे R आता है, 2 1 3, 3 पे C आता है, 18 में से 2 घटा देंगे 16, 16 पे P आता है, यानी URCP। देखिए पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक यही था भाई कि +2 -2 +2 -2। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 को, तो यहाँ से अब देखिए हम लोग इंग्लिश के जो भाई जहाँ से 25-25 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ना, वो इंग्लिश के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक भी क्वेश्चन इंग्लिश का स्किप नहीं करेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी पति से अलग होने पर पत्नी को मिलने वाला भत्ता। जैसे कि पति पत्नी में आपस में जब तलाक होता है तो कोर्ट से आदेश आते हैं कि आप पति को आदेश दिया जाता है कि आप हर महीने इतना इतना रुपया देंगे, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? यानी पति से अलग होने पर पत्नी को मिलने वाला भत्ता, उसको क्या बोलते हैं भाई? एलिमोनी बोलते हैं, यानी निर्वाह विधि बोलते हैं। ठीक है, एलिमोनी बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 को, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट, मतलब कि हेट्रोजेनियस हो जाएगा। डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट मतलब हेट्रोजेनियस, मतलब कि हेट्रोजेनियस मीन्स कि डाइवर्स आर डिसिमिलर इन कैरेक्टर, यानी उनके कैरेक्टर में कुछ अलग अलग बदलाव। तो डाइवर्स इन कैरेक्टर आर कंटेंट मतलब हेट्रोजेनियस, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 को, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली जो पशु चिकित्सा है उसका स्पेलिंग, यानी वेटेरिनरी, तो बी ऑप्शन देखिए वेटेरिनरी बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग है यही वाला भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 को, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज गिवन बिलो।
इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब कि एन मौके पर, बिल्कुल सही समय पर। जैसे दोस्त में हम बोलते हैं ना, एन मौके पर आ गया यार, बिल्कुल सही समय पर आप तो आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? एट द लास्ट मोमेंट। क्या हो जाएगा? एट द लास्ट मोमेंट। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इन द निक ऑफ टाइम ईडियम का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। ओके, अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। गिवन बिलो आर द 4 स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड, चूज द करेक्ट वन। यानी आप सभी को एनोनिमस का मतलब बताना है। एनोनिमस का मतलब उसका स्पेलिंग भी। एनोनिमस की बात करेंगे तो क्या होता है स्पेलिंग? ANONYMOUS। एनोनिमस मतलब क्या होता है? गुमनाम होता है। तो देखिए एनोनिमस का राइट स्पेलिंग क्या है भाई? सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जीप योर लिप। इस मुहावरे का अर्थ मतलब जीप योर लिप का मतलब बताइए, किसी को चुप रहने या बात करने बंद करने के लिए कहना। जैसे कोई अधिक शोर करता है या कोई बात करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? चुप रहने या बात करने बंद करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? बी क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ विग्रस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंजेस। यानी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक परिवर्तन के लिए एक सशक्त अभियान। जैसे भाई राजनीतिक है, कोई सामाजिक है या धार्मिक परिवर्तन के लिए एक जो सशक्त अभियान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्रूसेड बोलते हैं, यानी धर्म युद्ध बोलते हैं। उससे क्या बोला जाता है? धर्म युद्ध बोला जाता है। ठीक है, यानी इंग्लिश में उसे क्रूसेड बोलेंगे। वॉर मतलब क्या होता है? युद्ध होता है, ये नहीं होगा। कॉम्बेट मतलब क्या होता है? लड़ाई, तो ये भी नहीं होगा। रेबेलियन मतलब कि विद्रोह, ये भी नहीं होगा भाई। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आप सभी को आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, यानी फ्लैबी। अब इस फ्लैबी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर के एक भाग का नरम, ढीला और मांसल। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के जो एक भाग का नरम ढीला भाग हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? लूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे? लूज बोलेंगे। यानी फ्लैपी का जो बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग होगा वो लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज का मतलब कि यहाँ पर मेरे दोस्त मजबूती से या कसकर तय नहीं किया गया। ठीक है, ओबेस का मतलब होता है कि बहुत मोटा या अधिक वजन। फैटी का मतलब कि बड़ी मात्रा में वसा युक्त। छब्बी का मतलब होता है कि जैसे कि मोटा और सोल टाइप का। तो इस सवाल का भाई फ्लैबी का बिल्कुल परफेक्ट डी ऑप्शन लूज हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ऑडेसिटी का मतलब बताइए। ऑडेसिटी का आप सभी को बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग करना है, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, बोल्डनेस मतलब साहस, तो यही हो जाएगा बोल्डनेस। एस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? कठोरता होता है। फियर मतलब डर होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन वर्ड्स द अपोजिट ऑफ अटैक। अटैक क्या बताइए? जब कोई अटैक करता है तो हम क्या करते हैं? डिफेंड करते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अटैक का अपोजिट क्या होगा? डिफेंड हो जाएगा। भाई अटैक का तो फिर से हम फाइट नहीं करेंगे, रिटर्न हम नहीं करेंगे, पाउंस नहीं करेंगे, डिफेंड करेंगे हम लोग। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली, डिक्शनरी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? डिक्शनरी। देखिए हमें डिक्टेट ठीक है, डिफरेंस ठीक है, डिसीजन ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी का स्पेलिंग क्या होता है? DICTIONARY होता है। ई इसमें नहीं होता भाई, तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो डिक्शनरी होता है, जो शब्दकोश होता है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड? डैजलिंग। डैजलिंग मतलब कि चकाचौंध कर देने वाला। डैजलिंग का मतलब होता है क्या? चकाचौंध कर देने वाला भाई। यानी शाइनिंग, यानी चमकदार। चकाचौंध कर देने वाला यानी शाइनिंग बोलेंगे। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है? अजीब होता है।
ऑकवर्ड हमें जैसे फील होता है, ब्लंट मतलब स्पष्ट होता है, ठीक है, डार्क मतलब अंधेरा होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कलेक्शन ऑफ रिटन आर स्पोकन टेक्स्ट, मतलब कि भाई संग्रह किसी चीज का, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉर्पस बोलेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिटन आर स्पोकन टेक्स्ट यानी कॉर्पस, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सैंडविच देखिए स्पेलिंग गलत दिया है भाई, क्या होता है, जो आप लोग सैंडविच खाते हैं ना भाई, उसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ये होता है टू, ठीक है, ट्रिम्पस, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। तो ये सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, सांसारिक। टेम्पोरल का मतलब होता है दोस्त मेरे सांसारिक होता है, ठीक है। वर्ल्डली तो हो जाएगा भाई, वर्ल्डली का ही तो मतलब क्या होता है, सांसारिक, तो यही हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, जो स्पिरिचुअल है इसका मतलब आध्यात्मिक होता है। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक होता है। क्रूड मतलब जो कच्चा होता है भाई। तो इस सवाल का ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रपोज, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस भाई याद रखिए, हमने आपसे कई बार बोला है कि जब भी आपके पेपर में जो इनकरेक्टली या आपका सिनोनिम एंटोनिम आएगा, वो लगभग मतलब कि जो आपका करेक्टली वाला है, इनकरेक्टली वाले, इसमें केवल एक वर्ड आपका भाई मिस्टेक करेगा। जैसे इग्नोरेंस में देखिए, इसमें आर के बाद ई आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ई दिया है, तो इसी तरह ये गलती हो जा रहा है। सी ऑप्शन तो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक और बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली है। जैसे डिलेमा मतलब क्या होता है, दुविधा होता है। उसके बाद रिकरेंट है ये। अनप्रीटेंशियस मतलब कि जो अमहत्वाकांक्षी होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग UNPRET होता है। ये आपका होता है अनप्रीटेंटियस होता है, ये गलत स्पेलिंग है भाई। इसके मतलब होता है कि अमहत्वाकांक्षी। एक्सीलेंस, ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट टुक फायरमैन सेवरल हावर टू पुट ऑफ। टू पुट ऑफ नहीं होगा भाई, सवाल को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए, पुट आउट होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि इट टुक फायरमैन सेवरल हावर टू पुट ऑफ द फायर विच बिगन एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। यानी पुट ऑफ नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, पुट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या बनेगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर इन द यूजेज ऑफ द इंटरजेक्शन। यानी आप सभी को भाई इंटरजेक्शन का सेगमेंट जो गलत है, खंड दिया गया इसमें ना, उसमें एक आपका गलत किया गया ग्रामेटिकल एरर, तो आपको बताना वो भी इंटरजेक्शन के माध्यम से। जैसे ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन उच्च आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। यानी उसने रुख स्वर में उत्तर दिया, आह मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो दोस्त मेरे उच्च आई विल नॉट वर्क, ये पूरा आपका खंड गलत है भाई। जो उच्च है ना, ये जो कि रुख लहजों या जवाब से मेल नहीं खाता है, तो ये पूरा आपका रॉन्ग हो रहा है। तो डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उच्च आई विल नॉट वर्क, ये आपका इसमें खंड में गलत है, ग्रामेटिकल एरर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, द एरोप्लेन एट द राइट टाइम। यानी द एरोप्लेन लाइन अप की टूक ऑफ होगा, फिल अप चूसिंग द राइट ऑप्शन भाई। यानी द एरोप्लेन टूक ऑफ एट द राइट टाइम, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथों इस तरह के आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं भाई। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो भी साथियों बताइएगा, ओके। तो क्लास कैसी लगी एक बार जरूर लाइक करिएगा, और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे,
ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, मेहनत करिए, और आपका एग्जाम किस डेट को है वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए भाई। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।